हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे सेशन में। अगर आप रीट मेंस, सीईटी या इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके आने वाले जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए। सो इसे आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि पिछले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन एग्ज़ाम्स में हमारी क्लास से क्वेश्चंस कहीं तो एज इट इज़ ही पूछे गए थे या उससे मिलते जुलते पूछ लिए गए थे। तो इसी वजह से ये क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसी वजह से आपको ये क्लासेस लास्ट तक देखनी है। पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर सेशन अच्छा लगता है तो लाइक, और आपके ऐसे कोई भी दोस्त जो इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। समय हमारे पास बहुत ही कम है ऑलरेडी, और अब से जो आपकी क्लासेस हैं वो रेगुलर होंगी। फेस्टिवल चला गया है, जितने भी कामकाज से वो सारे फिनिश हो गए हैं। बस अब हमें अपनी पढ़ाई ही करनी है, और आपके साथ साथ मैं भी आप लोगों के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और एकदम से अभी हम लोग जो क्लासेस हैं वो थोड़ा सा बढ़ा देंगे, और क्लासेस आपको जो हैं वो रिकॉर्डेड मिलेंगी। अगर आप लोग लाइव पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैम अब हमें लाइव पढ़ना है, तो हम ज़रूर लाइव सेशंस लगा लेंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारी जो क्लासेस हैं वैसे वो रीट मेंस लेवल 2 की जो कंटिन्यूसली जो सीरीज़ हैं हम उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। इससे पहले के जो टॉपिक्स हैं वो सारे मैंने आपको करवा दिए हैं, जो कि केमिस्ट्री के थे, और आज हम ये वाला टॉपिक करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम क्या है, कोशिका की संरचना और उसके काम। अब यहाँ पे ये जो क्लासेस हैं वो आपको बायलिंगुअल मिलेंगे। आपको जो मैटर है पीडीएफ है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होगा। बहुत सारे बच्चों की डिमांड है, क्वेरीज है कि मैम हमें जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं कि मैम हमें यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है इंग्लिश में, तो वो आपकी जो क्वेरी है वो अब नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो क्लासेस हैं वो आपको हिंदी और इंग्लिश में मिलेंगी, और पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल दिव्या चंदानी पर मिल जाएगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल का स्ट्रक्चर क्या है, इसके इम्पॉर्टेंस क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं, और सेल का इसके अंदर कौन कौन से आपको ऑर्गेनल्स यानी कि इसके कौन से कोशिकांग देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ये थ्योरी बेस्ड क्लास रहेगी, और जैसे ही टॉपिक आपका कंप्लीट होगा तो उसके बाद आपको इसकी एमसीक्यूज भी ज़रूर मिलेंगे। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, जिसके अंदर हम इसको पढ़ने वाले हैं। ये जो शब्द है वो एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, और इसका जो मतलब होता है, बायो का मतलब होता है लिविंग, लिविंग यानी कि सजीव। तो यहाँ पे बायो का मतलब है लिविंग, जिसे आप बोलते हैं सजीव, जिसके अंदर जान है, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो आपका बायोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जहाँ पर सजीवों का अध्ययन किया जाता है, लिविंग्स की स्टडी की जाती है, उसे ही हम बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान कहते हैं। क्लियर। और ये जो वर्ड है ये दिया गया था, ये जो टर्म है बायोलॉजी टर्म, ये दी गई थी लेमार्क और ट्रेविनियस के द्वारा। तो ये भी कभी कभार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि बायोलॉजी का बायो का मतलब क्या है, कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, और ये जो टर्म है, ये जो शब्द है बायोलॉजी, ये किसके द्वारा दिया गया था, लेमार्क और ट्रेविनियस के द्वारा। डन। चलिए अब बात करते हैं बायोलॉजी में ना दो चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं, एक तो होता है बोटनी और दूसरा है जूलॉजी। बोटनी का मतलब है आपका वनस्पति विज्ञान, क्योंकि इसमें हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, और ये जो प्लांट्स है, वनस्पति क्या है, वो भी लिविंग्स का ही पार्ट है, वो भी सजीव हैं। डन। और उसके अलावा आपका है जूलॉजी, जिसके अंदर हम जीवों का अध्ययन करते हैं।
ठीक है। जानवरों का अध्ययन करते हैं और वो भी कैसे हैं, सजीव हैं। तो बायोलॉजी में दो चीज़ें हमें पढ़नी हैं, बोटनी यानी कि जिसे आप बोटनी कहेंगे या वनस्पति विज्ञान, और दूसरा है जूलॉजी। अब इनके बारे में छोटी छोटी सी बातें हैं वो हम देख लेते हैं। फादर ऑफ बोटनी किसको कहते हैं, थियोफ्रास्टस को। अब ज़रूर इन्होंने कुछ काम किया होगा, इसी वजह से तो इसको फादर बोल रहे हैं ना, यानी कि बोटनी के या वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा थियोफ्रास्टस को कहते हैं। डन। इनकी एक बुक आई थी कौन सी, हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम, यानी कि इस बुक के अंदर ना इन्होंने 500 प्लांट्स 500 पौधों के वैज्ञानिक नाम दिए थे। ठीक है, जैसे कि मटर का है पाइसम स्टाइवम, कुछ इस तरीके से आपने बहुत सारे नाम देखे होंगे ना, 9-10 में हमने बहुत सारे पढ़े हैं। तो ये जो वैज्ञानिक नाम है ना कि साइंटिफिक उनके नेम क्या हैं, तो वो देने वाले कौन थे, आपके थियोफ्रास्टस थे। इसी वजह से अब कितने सारे प्लांट्स के दिए थे, 500 के, 500 के, इसी वजह से इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ बोटनी। याद रहेगा ना, फादर ऑफ बोटनी कौन है, थियोफ्रास्टस हैं। आगे चलते हैं जूलॉजी के बारे में, जिसे आप कहते हैं जीव विज्ञान। दो शाखाएं हैं, एक तो है बोटनी और दूसरा है जूलॉजी। इसके फादर कौन है, एरिस्टोटल हैं, और इनकी भी बुक आती है हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलियम। अब इसके अंदर जैसे कि हिस्टोरिया ऑफ आपका प्लांटेरम था, उसके अंदर 500 पौधों के वैज्ञानिक नाम दिए गए थे, वैसे ही एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु ने इस बुक के अंदर बहुत सारे पेड़ पौधों पे 500 से भी ज़्यादा मृत और जिंदा जीवों के साइंटिफिक नाम, उनके ऊपर पूरा एक तरीके से एक वर्णन किया था। इसी वजह से इनको कहा जाता है फादर ऑफ जूलॉजी। अब देखिएगा, ये जो आपके एरिस्टोटल है ना, इन्होंने क्या किया था कि जितने भी जिंदा और मरे हुए, मतलब सभी के ऊपर इन्होंने रिसर्च किया, नाम दिए। इसी वजह से इनको ओवरऑल किसका, बायोलॉजी का भी फादर कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं, एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु को कहते हैं। डन। देखिएगा, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं सेल के बारे में। ये कुछ बेसिक सा इन्फो था जो आपकी बायोलॉजी इसके बारे में था, जहाँ से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। डन। अब चलिए बात करते हैं सेल क्या है, कोशिका क्या है। कोई भी वस्तु, व्यक्ति जो भी है, उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर, कोई भी लिविंग है उसका एक बेसिक यानी कि आधारभूत जो संरचना है वो क्या है, कोशिका है। हम हैं, आप हैं, कोई भी जीव जंतु हैं, वो किससे मिलकर बना हुआ है, कोशिका से मिलकर बना हुआ है। इसी वजह से हम इसे आधारभूत इकाई यानी कि बेसिक यूनिट कहते हैं हमारे शरीर की। जस्ट ये एक सेल है। अब दिखने में आपको वैसे नहीं, नॉर्मल नहीं दिखेगा, माइक्रोस्कोप से देखना होगा, पर इसके अंदर जब आप झांकोगे ना तो बहुत सारे ऑर्गन्स मिलेंगे जो इसके लिए अलग अलग प्रकार के काम करते हैं। जैसे हमें चलने के लिए हमारे अंदर बहुत सारे ऑर्गन है ना, जिनमें से कई श्वसन का काम करते हैं, रेस्पिरेशन का, कई पाचन का काम करते हैं, कोई नर्वस सिस्टम ब्रेन का हिस्सा है। तो ऐसे ऐसे करके हमारे बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे ऑर्गन हैं जो काम करते हैं। वैसे ही ये जो छोटी सी कोशिका है ना, जो आप नेक्ड आई से देख भी नहीं सकते हो, इसके अंदर भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट काम है। ओके, तो बात करते हैं स्टडी ऑफ सेल किसे कहा जाता है। स्टडी ऑफ सेल है साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान। सेल की बेसिक यूनिट है और हमारे बॉडी का बेसिक यूनिट है कोशिका। और ध्यान रखिएगा, ये हमारी लाइफ की भी बेसिक यूनिट है। और ऐसा भी है, जब तक सेल्स चल रही हैं, जिंदा है, काम कर रही हैं, इंसान जिंदा है। जैसे ही सेल्स डेड तो इंसान भी खत्म। मतलब जब तक कोशिकाएं जिंदा हैं इंसान चलता रहेगा, जैसे ही कोशिकाएं खत्म तो इंसान भी खत्म। डन, समझ गए। चलिए, तो इतनी बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सेल क्या है, और सेल एक ऑटोनॉमस यूनिट है जो अपने तरीके से अपने हिसाब से काम करेगी, किसी के प्रेशर में काम नहीं करेगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कैसे कैसे काम करता है। मान लीजिएगा सेल है, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे जीवन का जो आधारभूत इकाई है, जो बेसिक यूनिट है, जो सबसे छोटी इकाई है, वो कौन सी है, कोशिका है। कौन है, कोशिका है। अब हमारे शरीर में ना बहुत सारी कोशिकाएं हैं, अलग अलग अंग की, अलग अलग ऑर्गन की बहुत सारी कोशिकाएं हैं। तो जब ये सेम प्रकार की कोशिकाएं आपस में जुड़ती हैं, जो बहुत सारी कोशिकाएं आपस में
जुड़ती हैं तो क्या बनाती हैं, ऊतक बनाती हैं, टिश्यूज बनाती हैं। क्या बनाएंगी, टिश्यूज बनाएंगी। तो ध्यान रखिएगा, ग्रुप ऑफ सेल्स को ही हम क्या कहते हैं, टिश्यूज कहते हैं। ओके उसके बाद में जब बहुत सारे टिश्यूज आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, अंग बनाते हैं। क्या बनाएंगे, ऑर्गन यानी कि अंग बनाएंगे। और जब बहुत सारे अंग मिलते हैं तो बनाते हैं एक ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल हमारे शरीर के अंदर ना पाचन की क्रिया होती है। अब जिसके ज़रिए आपका जो खाना है वो उसका पाचन होगा, जो भी आप खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है। अब उस डाइजेशन में ना बहुत सारे अंग काम में आते हैं, जैसे कि आपका मुंह, आपके दांत, आपकी ईसोफेगस, आपका पेट, आपकी आंतें, बहुत सारी चीज़ें। तो ये जितने भी ऑर्गन है ना, ये सभी एक सिस्टम का पार्ट है। किसका, पाचन तंत्र का हिस्सा है। इसी वजह से जब बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। और ऐसे ही जब बहुत सारे सिस्टम, पाचन जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, श्वसन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, तो ऐसे मिला के जब बहुत सारे सिस्टम मिलेंगे तो एक ऑर्गेनिज्म यानी कि एक जीवधारी का निर्माण हो जाता है, एक शरीर का निर्माण हो जाता है। समझे? तो इस प्रकार से हमारी जो बेसिक यूनिट है वो क्या हुई, हमारी बेसिक यूनिट हुई सेल यानी कि कोशिका। यहाँ पे अब इसको बहुत अच्छे से समझ पाओगे। जैसे कोशिका है, जब कोशिकाएं बहुत सारी मिली तो ऊतक बनाए, टिश्यू बनाए, और जैसे ही टिश्यू मिलते हैं तो कोई अंग बना देंगे, और जब बहुत सारे अंग मिलते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम। और ये क्या बन रहा है, ये आपका बन रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऐसे ही करके बहुत सारे आपके सिस्टम बन जाते हैं और उसके बाद में एक ह्यूमन का निर्माण हो जाता है, एक शरीर का निर्माण हो जाता है। तो इसीलिए हमारी सबसे छोटी यूनिट, एक बेसिक यूनिट क्या है, कोशिका है। चलिए अब इसके बारे में बात जानते हैं कि सबसे पहले पता कैसे चला कि कोशिका है। अब आप देख रहे हैं ना कितनी तरक्की हो गई है, और ये बातें तो पता नहीं कब की पता चल गई हैं कि कोशिका क्या है, कहाँ से आई है, सबसे छोटी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है, बहुत सारी बातें हैं। चलिए बात करते हैं। 1665 में व्यक्ति थे, कौन, रॉबर्ट हुक। अब रॉबर्ट हुक ने ना क्या किया, जो पेड़ की छाल होती है ना उसमें से ना इन्होंने सेल को डिस्कवर किया। और ये सेल कैसी थी, ये जो कोशिका थी ये थी डेड सेल। कैसी थी, तो ये हमारी थी डेड सेल यानी कि मृत कोशिका। परंतु बताया सबसे पहले किसने था, रॉबर्ट हुक ने बताया था। और कब बताया था, 1665 में बताया था। इनकी एक बुक है, उसका नाम है बुक ऑफ माइक्रोग्राफिया। बुक ऑफ माइक्रोग्राफिया, इस पुस्तक के अंदर इन्होंने इसके बारे में एक वर्णन दिया था, एक डिस्क्रिप्शन दिया था कि सेल जो है वो उसने पेड़ की छाल से प्राप्त करी थी, और वो कैसी थी, मृत कोशिका थी, डेड सेल थी। उसके बाद में धीरे धीरे टाइम और जाता है, और यहीं पे रॉबर्ट हुक ने बोला भी था कि कोशिका जो है वो शरीर की संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल, क्रियात्मक यानी कि फंक्शनल यूनिट है। तो सेल क्या है, किसी भी बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। डन। अब ऐसे ऐसे टाइम बीतता है, 1678 की बात आ जाती है, और यहाँ पर एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉग। ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने बोला कि जो कोशिका है ना, हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो होती है एक कोशिका जिसके अंदर सिर्फ एक ही। अब ऐसे बहुत सारे जीवधारी हैं जो सिर्फ एक ही कोशिका से मिलकर बने हैं, और ऐसे बहुत सारे हैं जिनके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग, हम क्या है, मल्टी सेलुलर हैं, यानी कि हमारे अंदर ना बहुत सारे प्रकार की, स्किन की अलग कोशिका होगी, लंग्स की अलग कोशिका होगी, हार्ट की अलग कोशिका है, ब्रेन की अलग कोशिका है। तो ये सारे हैं, तो हमारे अंदर बहुत सारे प्रकार की हैं। तो ये कैसा है, बहुकोशिक है, यानी कि ह्यूमन, जो एनिमल वगैरह है, मानव है, जंतु है, ये सब बहुकोशिक कोशिका के अंतर्गत आते हैं। डन। यूनिसेलुलर क्या है, जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार की कोशिका है, एक कोशिका, बस वो उतना ही जीवधारी है। जैसे अमीबा है, फंगी है, बैक्टीरिया है, बहुत छोटे छोटे जीवधारी हैं, बहुत छोटे छोटे स्मॉल ऑर्गेनिज्म हैं, और इनको आप नॉर्मल तो देख नहीं सकते हैं। इनको देखने के लिए फिर आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ऑब्वियसली सेल अपने आप में बहुत छोटी है। धीरे धीरे समय बीतता गया और रिसर्च हुई, और बात आती है 1838 में, और 38 में क्या था, एक कोशिका सिद्धांत दिया गया, एक सेल
थ्योरी दी गई थी और ये दी गई थी श्लाइडन और श्वान के द्वारा। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि सभी पेड़ पौधे जीव जंतु जितने भी सजीव हैं, सभी पेड़ पौधे और जीव जंतु जो हैं वो कोशिका से बने होते हैं और जीवन की मूलभूत इकाई है। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, आपका आंसर क्या होगा, श्लाइडन और श्वान। कौन, श्लाइडन और श्वान। क्या कहा था, आखिर सेल थ्योरी क्या है, कोशिका सिद्धांत क्या है, तो आप बताएंगे जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, जितने भी सजीव हैं, उनका जो बेसिक यूनिट है वो किससे मिलकर बने हैं, वो कोशिका से ही मिलकर बने हैं। उनका जो फॉर्मेशन है वो सेल से ही हुआ है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ये सब चीजें देखी भी हैं विद डायग्राम। ओके, कोशिकाओं का जो अध्ययन है वो कोशिका विज्ञान कहलाता है, यानी कि साइटोलॉजी कहलाता है। और ये सिद्धांत ये नहीं बता पाया कि नई कोशिकाएं कैसे बनती हैं। अब इन्होंने ये तो बता दिया कि जो कोशिकाएं हैं उसी से ही हर कुछ बना हुआ है, जीव जंतु पेड़ पौधे हर कोई कोशिका से ही बना हुआ है। बट नई कोशिकाएं कैसे बनेंगी, एक कोशिका तो बन गई, उससे बहुत सारी कोशिकाएं बनती हैं ना। अब वो बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर ही तो क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं, और टिश्यू आगे ऑर्गन बनाएगा और ऐसे से करके पूरा सिस्टम चलेगा। बट ये नई कोशिकाएं कैसे बनेंगी ये सिद्धांत नहीं बता पाया था। तो फिर क्या हुआ, तो फिर आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि नई कोशिकाओं का निर्माण या न्यू सेल फॉर्मेशन कैसे हुआ, कैसे पता चला। तो एक यहाँ पे वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है रुडोल्फ विर्चो। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। गारंटी है कि अगर आप ये क्लासेस लगा लोगे ना तो क्लास से बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। बट आपको क्लासेस लगानी होगी, रेगुलर रहना होगा और क्लासेस को पूरा लास्ट तक देखा करो, आया और जाया मत करो, इससे अच्छा तो देखा ही मत करो। ठीक है, अगर आपके पास इतना ही टाइम नहीं है अपने फ्यूचर के लिए तो आपको क्लास देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आराम से मस्ती मारो, घूमो फिरो, सो, फ़ोन चलाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर देख रहे हैं सीरियस है स्टडी को लेकर तो क्लास को पूरा देखना है। ओके, चलिए, कोशिका का निर्माण कोशिका से ही संभव है बताने वाले थे रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने कहा, इन्होंने सेल डिवीज़न को बताया। कोई भी नई कोशिका कैसे बनेगी, तो यहाँ पर होता है सेल डिवीज़न, यानी कि कोशिका का विभाजन होता है। एक कोशिका है, डिवीज़न होगा, उसी से ही फिर आगे कोशिकाएं बनेंगी, फिर डिवीज़न होगा, उसी से ही फिर आगे आपकी और सेल्स बनेंगी। तो ये बताने वाले कौन थे, रुडोल्फ विर्चो थे। तो आप बोल सकते हैं नई कोशिकाएं पहले वाली कोशिकाओं से ही बनती हैं। नई कोशिकाएं जो पहले से ही उपस्थित कोशिकाएं हैं उनसे ही इनका निर्माण होता है। नेक्स्ट, ये सब चीज़ें हैं जो आपने देखी हैं। ओके, अब देख लीजिएगा, ये जैसे कि मदर सेल है, उसके बाद में यहाँ से डीएनए रेप्लिकेट होता है, उसके बाद आपका इस प्रकार से यहाँ पर डिवीज़न होगा और यहाँ डॉटर सेल्स बन जाती हैं। ये हैं बात की बातें, जब हम लोग सेल डिवीज़न को डिस्कस करेंगे वो भी आपके एग्ज़ाम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ओके, चलिए, तो आज का मॉडर्न जो कोशिका सिद्धांत है, सेल थ्योरी है, आज के अकॉर्डिंग वो क्या कहती है, सभी जीव एक या अधिक कोशिकाओं से बने हैं। कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। सेल इज ए स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और प्रत्येक कोशिका जो है ये पहले वाली कोशिका से ही उत्पन्न हुई है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, वो है जो वायरस है, वायरस जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, जैसे कोरोना वायरस है और भी बहुत सारे वायरस हैं। ये जो वायरस है ना, ये इतने ज़्यादा बेकार हैं कि ये किसी भी कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। अब बोलोगे मैम ऐसा क्यों, बैक्टीरिया वगैरह वो सब तो करते हैं, बट ये क्यों नहीं करते हैं। एक्चुअली इनको सेल में हम कंसीडर ही नहीं करते हैं। अगर हम इनको सेल में कंसीडर ही नहीं करेंगे तो ये आपका सेल, इसका कोशिका विभाजन का पालन भी नहीं करेंगे, सॉरी कोशिका सिद्धांत का। ये इतने बेकार हैं जब तक कहीं बाहर है ना, जैसे कि हम सजीव हैं, पेड़ पौधे सजीव हैं, अगर ये कहीं ऐसे पड़े हैं ना किसी टेबल पर कहीं पे भी ऐसे, तो ये मृत अवस्था में होते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करेंगे। जैसे ही आपने कहीं टेबल को छुआ, वहाँ पे कुछ भी कोई भी वायरस था और आपके हाथ को टच करने से कुछ भी आपकी बॉडी में चला गया, तो ये एकदम से जिंदा हो जाएंगे और सजीव की तरह व्यवहार करेंगे, अपने आप की कॉपीज बनाएंगे और कॉपी बना बना के आपके पूरे शरीर में सर्कुलेट कर देंगे।
इतने बेकार हैं। इसी वजह से अब ये क्या है, जब तक बाहर हैं तो निर्जीव हैं, जैसे ही बॉडी में आएंगे तो सजीव की तरह व्यवहार करेंगे। और इसी वजह से हम बोलते हैं कि जो वायरस है ना, वायरस कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आपकी जो लाइन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहीं से ध्यान रखिएगा कि वायरस को लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स के बीच का कनेक्टिव लिंक कहते हैं। यानी कि आपको ध्यान रखना है, ये जो वायरस है इसे सजीव और निर्जीव का क्या बोलेंगे, कनेक्टिव लिंक कहते हैं, संयोजी कड़ी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मतलब इनके बीच की कड़ी है, यानी कि सजीव भी नहीं है निर्जीव भी नहीं है, दोनों की तरह व्यवहार करेगा। बॉडी से बाहर है तो सजीव निर्जीव की तरह, जैसे बॉडी के अंदर आएगा तो सजीव की तरह व्यवहार करता है। इसी वजह से हम इसे कनेक्टिव लिंक कहते हैं। किसका, इसे हम बोलते हैं लिविंग्स और नॉन लिविंग्स के बीच का कनेक्टिव लिंक कहते हैं। डन। अब कुछ बातें कर लेते हैं सेल। सबसे पहले जो डेड सेल है बताने वाले कौन थे, रॉबर्ट हुक, जो पेड़ पौधों की जो छाल होती है उससे उन्होंने बताया था। लिविंग सेल के बारे में बताया था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने बताया था। इन प्लांट के अंदर तो सबसे पहले बताया था प्याज की सेल में, अनियन सेल में, किसके अंदर, लिविंग सेल। मतलब जब इन्होंने डिस्कवर किया लिविंग सेल जिंदा कोशिका के बारे में, तो पेड़ में तो सबसे पहले इनको प्याज वाली कोशिका में दिखी। और अगर एनिमल की बात करते हैं तो हमारे जो टीथ हैं, हमारे जो दांत हैं, दांतों की सेल को इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर कर लिया था और बता दिया कि ये लिविंग सेल है। समझ गए? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कोशिकाओं की उपस्थिति के आधार पर, ये पहले वाली ही बात है, बस इसके यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले बात करते हैं यूनिसेलुलर। बहुत बार एग्जाम्पल पूछे जाते हैं और आपको मेरी ना कम्युनिटी पोस्ट पे भी रोज डेली के ना दो तीन क्वेश्चंस मिलेंगे और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होंगे और उसके आंसर्स मैं आपको एक दिन के बाद ही पिन करूंगी ताकि सभी लोग आंसर करें। यूनिसेलुलर सेल यानी कि एक कोशिका जिसमें एक ही प्रकार की कोशिका है, अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, क्लेमाइडोमोनास, फंगी, बैक्टीरिया। ये एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, ये सभी यूनिसेलुलर हैं, एक कोशिकीय जीव हैं। डन। मल्टी सेलुलर का नहीं पूछता है क्योंकि उसमें आते हैं हम एनिमल, ये सारे हैं मल्टी सेलुलर, प्लांट वगैरह। परंतु ध्यान रखिएगा आपका जो एक कोशिका है वो है अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, फंगी, बैक्टीरिया। ये सारे कैसे हैं, यूनिसेलुलर हैं और इनकी पिक्चर्स है कुछ ये टाइप की। ठीक है, अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है और ये नीचे वाला क्लेमाइडोमोनास है। डन। चलिए देखिएगा, अब कुछ और चीज़ें हैं जहां से आपके एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन छप जाता है। सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका कहाँ पर, वर्ल्ड में सबसे बड़ी कोशिका नाम है ऑस्ट्रिच एग यानी कि शुतुरमुर्ग का अंडा। किसका अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। डन। क्योंकि जो अंडा है ना, जो एग है वो अपने आप में सेल ही है, तो जो ऑस्ट्रिच एग है, शुतुरमुर्ग का अंडा है, ये विश्व की सबसे बड़ी कोशिका है। आगे चलते हैं, स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड यानी कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी, सबसे छोटी, सबसे छोटी की बात करेंगे तो माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है ये सबसे छोटी कोशिका है। लॉन्गेस्ट यानी कि बड़ी सेल की बात करेंगे, बड़ी कोशिका किसमें, ह्यूमन बॉडी के अंदर, मानव शरीर में, तो है न्यूरॉन। न्यूरॉन यानी कि नर्व सेल यानी क्या बोलेंगे, तंत्रिका कोशिका। क्या बोलेंगे, तंत्रिका कोशिका। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, तो ध्यान रखिएगा आरबीसी है। और स्मॉलेस्ट गैमेट सेल यानी कि जो आपके जनन कोशिका है वो है स्पर्म यानी शुक्राणु है। फिर से देखिएगा, सबसे बड़ी कोशिका वर्ल्ड की वो है शुतुरमुर्ग का अंडा।
सेकेंड है स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। थर्ड है लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे बड़ी और सबसे लंबी भी कह सकते हैं, सबसे बड़ी और सबसे लंबी भी कह सकते हैं, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। आंसर है न्यूरॉन। न्यूरॉन यानी कि ये कौन सी कोशिका है, नर्व सेल है, तंत्रिका कोशिका है और ये आपके पूरे बॉडी में फैली हुई है। नेक्स्ट है आपके पास स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी यानी कि सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है आरबीसी। और स्मॉलेस्ट गैमेट सेल कौन सी है, तो वो है स्पर्म। ठीक है, चलो आगे हम लोग बात करते हैं और भी टाइप हैं, जैसे कि मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर, ऐसे और भी टाइप हैं सेल्स के। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं प्रोकैरियोटिक। दो टाइप की कोशिकाएं आएंगी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब बोलोगे कि मैम बोरिंग सा है, समझ नहीं आ रहा है। अरे बच्चों, जो बोरिंग है, जहाँ पे तकलीफ होती है ना, वही तो इम्पॉर्टेंट है और वहीं से तो क्वेश्चंस आएंगे। जो आपको पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं लगेगा, बोलोगे कि इंटरेस्टिंग नहीं है, समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या है, कितना कुछ पढ़ना पड़ रहा है, वहीं से ही तो क्वेश्चन आएंगे। होते ना, कोई एक टॉपिक है, आपने सारी अच्छी अच्छी बातें पढ़ ली हैं और आपने कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ दी हैं जो बोरिंग थी, और अगर उस पूरे टॉपिक में से क्वेश्चन वहीं से बन जाए जहाँ से आपने नहीं पढ़ा था, जो आपको बोरिंग लग रहा था, और ऑब्वियसली वहीं से ही बनता है। ठीक है, तो इसी वजह से अगर हमें पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो वो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, तो वो हमें सारा ही पढ़ना है, चाहे कुछ भी करके पढ़ें, चाहे रो के पढ़े, हंस के पढ़े, पढ़ना तो है ही। ठीक है, अगर आपको एग्ज़ाम को क्लियर करना है और आप चाहते हैं कि आपको कोई जॉब मिले, आपका कोई गोल आपको मिले, तो पढ़ना तो पड़ेगा। और ये तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अभी ना बहुत सारी वैकेंसीज हैं आप लोगों के पास, तो जिसका गोल है ना उसमें बस जुट जाओ। अगर किसी को टीचर बनना है, 3rd ग्रेड में जाना है, तो रीट की तैयारी में जुट जाओ। अब किसी को EO RO की करना है तो वो उसकी करे। सब जगह पे ना ऐसे मुंह मत मारो, हर जगह पे एक गोल अपना डिसाइड कर लो। हालांकि लगभग सबका सिलेबस सेम है, बट आपका जो गोल है ना, आप उस पर ज़्यादा फोकस करो। जब आप 2-3 नावों में सवार हो जाओगे तो डूबोगे ही। अगर आप एक ही नाव पे सवार रहोगे ना, हाँ, उसको देखते हुए अगर थोड़ा बहुत सिमिलर है तो पढ़ लो दूसरे का भी। हालांकि राजस्थान के जितने भी एग्जाम्स हैं ऑलमोस्ट सब कुछ सिमिलर सा होता है, बट जो आपका गोल है ना उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रो का मतलब है पहले की हैं, पुरानी हैं, आदिम हैं, ऐसे समझ लो। ठीक है, अब पहले की हैं तो डेवलप नहीं होंगी, क्योंकि हम जानते हैं ना, हमारी बात करें और जो आदिवासी हैं उनकी बात करें, वो चीज़ें डेवलप नहीं हैं। अच्छा, उनका रहन सहन नहीं होगा, बट हम बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं। हम जहाँ पे रह रहे हैं और यहाँ पे हमारा जो खान पान, रहन सहन बहुत अच्छा है, तो हम कहेंगे पहले वाले जो आदिवासी हैं वो अच्छे से डेवलप नहीं है। ऐसे ही प्रोकैरियोटिक का यहाँ से आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ कि पहले की कोशिकाएं हैं, पहले की हैं तो अच्छे से डेवलप नहीं है। आदिम कोशिकाएं हैं जिनमें केंद्रक और कोशिका द्रव्य जो है वो असंगठित रहता है। आप सीधा सीधा सा ये कह सकते हैं कि कोशिका के ना बहुत सारे ऑर्गन हम पढ़ने वाले हैं, परंतु यहाँ पे जब बात करते हैं आपका ये जो प्रोकैरियोटिक है, इसमें जो भी आपके सेल के जो भी आता है, इसके अंदर जो ऑर्गन है, जैसे केंद्रक है और भी बहुत सारे ऑर्गन हैं, वो अच्छे से डेवलप नहीं होती हैं। आपको यहाँ पर कोशिका झिल्ली वगैरह भी नहीं मिलेगी। यहाँ पर कोशिका झिल्ली यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो भी आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी, वो भी आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। किसके अंदर? प्रोकैरियोटिक में नहीं देखने को मिलेगी। डन। फॉर एग्जाम्पल नीलहरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, ये सब आपके प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल्स हैं। आगे चलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। ये आपके विकसित कोशिकाएं हैं, डेवलप्ड हैं, आज के टाइम की हैं। केंद्रक और कोशिका द्रव अच्छे से संगठित होता है, सारे ऑर्गन बहुत अच्छे से डेवलप्ड होते हैं, फिर वो चाहे माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, गोल्जिकाएं है, केंद्रक है, सेल मेम्ब्रेन है, सारे ऑर्गन बहुत अच्छे से सुव्यवस्थित होते हैं, मतलब अच्छे से विकसित होते हैं। ओके, जैसे पादप, जंतु, कवक, ये सारे हैं आपके यूकैरियोटिक के प्रकार हैं। ये सब यूकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं। डन। चलिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल देखिएगा, पिक्चर के थ्रू आपको और अच्छे से बेहतर समझ में आएगा। ये है यूकैरियोटिक, तो आप इसमें देख रहे हैं ना कितने सारे ऑर्गन हैं। राइबोसोम भी है आपके, ये
माइटोकॉन्ड्रिया भी है, यहाँ पे आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, गोल्जिकाए भी है, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं और अच्छे से डेवलप्ड भी है। बट जब आप प्रोकैरियोटिक को देखेंगे ना तो देखो कैसे अच्छे से संगठित ही नहीं है, तो यहाँ पे आपको ऑर्गन भी नहीं मिलेंगे सही से व्यवस्थित, और आपको यहाँ पर मतलब कि सही नहीं है, कुछ अनडेवलप्ड सा आपको यहाँ पर मिलेगा। ओके, चलिए अब यहाँ पर हम बात करेंगे एनिमल सेल स्ट्रक्चर के बारे में कि जंतु कोशिका का स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और नॉर्मल हम दोनों को साथ में ही लेकर चलेंगे, प्लांट और सेल को। जहाँ पर डिफरेंस होगा वहाँ पर मैं आपको इंडिकेट या आपको बता दूंगी यहाँ पर इन दोनों में फ़र्क है। ओके, चलिए तो ये आपका एनिमल सेल है, मतलब हमारी जो कोशिका है ना वो कुछ इस प्रकार की है और इसके अंदर इतने सारे ऑर्गन्स हैं और हमें इन सबको पढ़ना है, इनके सबके क्या क्या काम है, फंक्शन है, वो सारी बातें हमें यहाँ पर देखनी है। तो चलिए सबसे पहला हम देख लेते हैं सेल वॉल। वॉल यानी कि भित्ति यानी कि दीवार। अब हमारे घरों में दीवारें हैं, क्या काम करती हैं बताओ? दीवारें हैं वो क्या काम करती हैं? हमें सुरक्षा देती हैं ना, प्रोटेक्शन देती हैं, कहीं कोई हमारे ऊपर आक्रमण ना कर दे, हमारे घर के अंदर सीधा ना घुस जाए, तो ये हमें प्रोटेक्शन देने का काम कौन करती हैं? दीवारें करती हैं। ऐसे ही हमारी जो कोशिका है ना उसकी भी बाहर एक दीवार है जिसे कहा जाता है सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। आप लोग तो गांव में बोलते हैं ना भींत भित्ति, तो बस उसी से याद रखना है, कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। ये सबसे आउटर लेयर होती है, सबसे बाहरी परत होती है, सबसे बाहरी परत होती है। और ध्यान रखिएगा ये होती है जंतु कोशिका के अंदर, सॉरी ये होती है आपके प्लांट सेल के अंदर। प्लांट सेल यानी कि आप इसको बोलते हैं पादप कोशिका। ध्यान रखिएगा किसके अंदर आपको मिलेगी, ये होती है पादप कोशिका। और एक तरीके से ना ये मृत भाग होता है, डेड पार्ट होता है प्लांट सेल का, परंतु प्रोटेक्शन देता है, बहुत हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है। और ये जितने भी कोशिका के अंदर के जितने भी अंग हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। बात करते हैं किससे मिलकर बना होता है, तो ये बना होता है सेलुलोज से। और सेलुलोज है ना ये बहुत कठोर होता है और आप बोल सकते हैं मृत भाग होता है। पानी नहीं होगा, जहाँ पे पानी नहीं है वो डेड पार्ट ही होगा और कठोर भी होगा। ठीक है, कोशिका का सबसे कठोर भाग क्या है? सेल वॉल है। किससे मिलकर बना है? सेलुलोज से मिलकर बना है। पादप कोशिका की सुरक्षा करता है, प्लाज्मा झिल्ली की सुरक्षा करेगा, और ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, हमारी सेल में नहीं होगा। हमारे सेल में प्लांट ये जो सेल वॉल है वो नहीं पाई जाती है क्योंकि ये कठोर भाग है, सेलुलोज से मिलकर बना है। और हमारा जो बॉडी है ना वो इसके काबिल नहीं है कि इसको हैंडल कर पाए, इसको डाइजेस्ट कर पाए। इसी वजह से हमारी जो कोशिकाएं हैं उसके अंदर सेल वॉल यानी कि जो कोशिका भित्ति है वो नहीं पाई जाती है। डन। और भी कुछ बातें, फॉर एग्जाम्पल एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पादप कोशिका में हमने देखा था सेल्यूलोज, यहाँ से तो नॉर्मल क्वेश्चन आ जाता है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। बट जब हम रीड मीन्स लेवल 2 की बात करेंगे तो किस किस से? सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन और प्रोटीन का बना होता है। मतलब कि जो सेल वॉल है ना, सेल वॉल जो है नॉर्मल एग्जाम में तो आपसे सेल्यूलोज ही दिया जाएगा, पर सेल्यूलोज के साथ साथ अगर ये सब दिया गया तो कैसे करोगे? अगर क्लास लगाई होगी तो आराम से कर लोगे। तो प्लांट पादप कोशिका जो है वो सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन और प्रोटीन की बनी होती है। डन। कवक कोशिका यानी कि जो फंगस की कोशिका है वो काइटिन और हेमी सेल्यूलोज की बनी होती है। दोनों ही पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन यहां से बन जाता है। डन। तो ये कुछ इस प्रकार का है। अब यहाँ से ये चीज़ ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी में एनिमल के अंदर ना, एनिमल के अंदर ये जो सेल वॉल है, कौन सा? सेल वॉल जो है ये प्रेजेंट नहीं होता है, ये सिर्फ पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल के अंदर होता है। हार्ड होता है क्योंकि ये किससे मिलकर बना है? सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन और प्रोटीन का बना होता है। और अगर फंगस की बात करेंगे उसमें भी सेल वॉल होती है और वो काइटिन और सेल्यूलोज की, काइटिन और हेमी सेल्यूलोज की बनी होती है।
डन। ये कुछ बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो हम बात करने वाले हैं आपके प्लाज्मा झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन। मान लीजिएगा ये आपकी कोशिका है, कोशिका की जो सबसे बाहरी लेयर है ये है सेल वॉल, और इसके जो इनर जो लेयर है उसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन उसे आप कहते हैं। इसे आप क्या बोलोगे? इसे आप बोलोगे सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा या कोशिका झिल्ली। इसे आप क्या बोलोगे? इसे आप बोलोगे कोशिका झिल्ली। समझ गए? देखिएगा, प्लाज्मा झिल्ली जो है वो कोशिका द्रव की वो परत होती है। अब यहाँ पे ना इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, इसके अंदर लिक्विड सा फ्लूइड होता है और बहुत सारे ऑर्गन होते हैं। तो आपका ये जो झिल्ली है, मान लो यहाँ पे आपके माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पे केंद्रक है, इसके बाहर एक आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, बताऊंगी आगे आपको, ठीक है। राइबोसोम होते हैं, उसके अलावा यहाँ पर गोल्जी काय वगैरह होगा, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। तो ये जो प्लाज्मा झिल्ली है ना, एक तो ये कोशिका द्रव को सिक्योर रखेगी और ये कोशिश करती है कि बाहर से और अंदर से जाने वाली चीज़ें हैं ना उन पे कंट्रोल करती है। ऐसा नहीं है कि बाहर से कोई भी आ जाए, अंदर से कोई भी चला जाए। जैसे कि गेट, हमारे घर में गेट होता है ना, तो हर कोई ऐसे नहीं आ सकता है, अगर गेट बंद होगा तो नहीं आ पाएगा। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोशिका झिल्ली है जो कोशिका के अंदर के जितने भी अंग हैं उनको बाहर जाने में और बाहर से कुछ भी अंदर आने में रोक लगाती है, कंट्रोल करके रखती है। ठीक है, चलिए। प्लाज्मा झिल्ली जंतु कोशिका में कोशिका द्रव की सुरक्षा करती है, वसा और प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? वसा और प्रोटीन की बनी होती है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो प्लाज्मा झिल्ली है या इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसे ही कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो किसकी बनी होती है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपके प्रोटीन और वसा की बनी होती है। ठीक है, या आपको ये भी दे सकते हैं फॉस्फोलिपिड। ये किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड। लिपिड का मतलब वसा ही आपको याद रखना है। ठीक है, कई बार आपको ये ऑप्शन में ये दे देंगे फॉस्फोलिपिड, और आपकी प्रोटीन की बनी होती है। फॉस्फोलिपिड यानी कि ऐसा लिपिड जिसके अंदर आपको फॉस्फोरस होगा, यानी कि ऐसे वसा, और साथ में प्रोटीन की मिलकर बनी होती है। तो जो ये मेम्ब्रेन है, झिल्ली है ना, ये तो हमारे दोनों में होती है। ये पादप कोशिका में होगी और जंतु कोशिका में भी होगी। तो आज तो हम इतना ही डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आज थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव सा था, कल हम सारे ऑर्गन्स को डिस्कस कर लेंगे और कोशिश करेंगे थोड़ा सा फास्ट चले। आपका ये काम है, पढ़कर आना है। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, बाय बाय।